पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। हिंदी में पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक। दूसरा लिखिए बीच में मेसोलिथिक, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण युग। और तीसरा लिखिए न्यूलिथिक, न्यूलिथिक एज, नव पाषाण काल। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक, ये 3 काल हो गए। पैलियोलिथिक एज के नीचे में लिखिए 2.5 लाख BC से 2.5 लाख BC से 10,000 BC, 10,000 BC, 2.5 लाख से 10,000 BC। मेसोलिथिक के नीचे में लिखिए 10,000 BC से 4,000 BC, 4,000 BC। और न्यूलिथिक को लीजिएगा 4,000 BC to 1,000 BC, 4,000 BC से 1,000 BC न्यूलिथिक, नव पाषाण काल का। टाइप ऑफ क्वेश्चंस इस टॉपिक से, ये पहली बात की हिस्ट्री का सबसे बोरिंग टॉपिक इसको माना गया है। कोशिश करेंगे आपको बोरिंग नहीं लगे, लेकिन है, इसको एक्नॉलेज किया गया क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं है, फैक्ट बेस से ज्यादा है। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। पहले जो मोस्ट डोमिनेंट क्वेश्चन होता है वो किसी साइट का नाम दे देता है, स्थल का जो तीनों में से किसी का होता है, उसके बारे में विवरण पूछता है। जैसे बुर्जा होम एक साइट का नाम है, वो किस काल से संबंधित है, वहां वो कहां है और वहां से क्या मिला है। ये सबसे डोमिनेंट क्वेश्चन है इसका, भीमबेटका का कहां है और उससे क्या मिला है। ये पहले प्रकार का क्वेश्चन इस टॉपिक से एसएससी से लेकर यूपीएससी तक इसी प्रकार के पहले क्वेश्चन होते हैं। दूसरे प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, जैसे 3 एज में आपने बांटा, तो 3 एज में हर एज का खासियत है, फीचर है, हर एज का खासियत है। जैसे किस तरह की खासियत, तो ध्यान रखिए कि किस काल में पशुपालन आया, किस काल में जो है एग्रीकल्चर आया, किस काल के लोग गुफाओं में रहते थे, कौन काल में लोग घर में रहना शुरू किए। ये दूसरे प्रकार का क्वेश्चन होता है जो इससे पूछता है। तीसरे प्रकार ये कॉन्सेप्चुअल भी होता है, फैक्चुअल भी होता है। जैसे आग की खोज, इन्वेंशन ऑफ फायर किस काल में हुआ, ये इस तरह का दूसरा प्रकार का क्वेश्चन होगा। तीसरे प्रकार का ये जहां से हम लोग शुरू करेंगे वो ये होता है, इसको 3 भाग में क्यों बांटते हो, Why we have divided in 3 groups, कि इसको पूरा पाषाण काल, इसको मध्य पाषाण काल और नव पाषाण में क्यों बांटते हो, बांटने का आधार क्या है। ठीक है, यही से शुरू करेंगे। पहली बात कि ये पूरा प्री हिस्ट्री जो हम लोग टॉपिक ले रहे थे कल तो डिस्कस किए थे, प्री हिस्ट्री या स्टोन एज दोनों एक ही है। पूरा पाषाण काल और आप जो आपका प्राक इतिहास और पाषाण युग दोनों क्या है, एक है, अंतर नहीं। इसको 3 भाग में बांटने का आधार 2 है। पहला डोमिनेंट है, पहला डोमिनेंट क्या है, क्योंकि ये पाषाण युग है इसलिए इसमें जो भी मिले हैं पत्थर के क्या मिले हैं, उपकरण मिले हैं, टूल्स ऑफ स्टोन। तो 3 भाग में इसलिए बांटे हैं कि तीनों भाग के पत्थर के क्वालिटी, पहला है क्वालिटी, गुणवत्ता, अब पत्थर के उपकरण के साइज में तीनों में क्या है, वेरिएशन। क्वालिटी एंड द साइज। क्वालिटी का मतलब कि पहले के काल में 2-3 प्रकार के ही पत्थर मिले, ठीक है। इस काल में आगे के तो कुछ और प्रकार के पत्थर के टुकड़े मिले, जैसे गोमेद, मूंगा, लाल, ये सब पत्थर हो गए। पहले केवल क्वार्टजाइट पत्थर मिलते थे, इस काल में तो और पत्थर मिलने लगे। मतलब एक कारण, इसको 3 भाग में बांटने का क्या कारण हो गया, क्वालिटी ऑफ द स्टोन और साइज। साइज में क्या हुआ, साइज में आइए, जो चर्चा हम लोग लास्ट क्लास में भी किए थे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब टेक्नोलॉजी आपकी डेवलप होती जाएगी, वैसे वैसे आपके यंत्रों का, उपकरणों का, टूल्स का साइज क्या होता जाएगा, छोटा। छोटा में बनाना मुश्किल काम है और ये टेक्नोलॉजी एडवांस होगी। तो इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट के सहारे चलेंगे तो खुद जवाब देंगे। इस काल में पत्थर के बड़े उपकरण बने कि छोटे, बड़े, और इस काल में सबसे क्या हो जाएंगे, ये बीच वाला क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन। इस वजह से हम इसको बांटे। एक और कारण है, एक और कारण क्या है, एक और कारण ये है कि समय बीतता गया तो मनुष्य की बुद्धि विकसित होती गई। तो ह्यूमन कल्चर, मनुष्य की संस्कृति में कई चीज लोग सीखते गए। तो इन तीनों काल में सीखते गए जो चीज, तो संस्कृति का पार्ट होता गया। तो इन तीनों काल में मनुष्य के संस्कृति के अलग अलग चीज जुड़े, इसलिए इसको 3 भाग में बांटते हैं। और समझ में आ गया, इसको 3 भाग में बांटते हैं। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आइए कि हर काल के जो फीचर्स को आप बताइए। किसी भी चीज को छोटा लिखने में दिक्कत है, जितने भी अपर एग्जाम में जाएंगे, जैसे आप यूपीएससी वगैरह में जाइए, देखिए शॉर्ट क्वेश्चन हावी है, 10 अंक का क्वेश्चन 200 शब्दों में, कठिन काम है क्योंकि सारी बातों को 200 में लिखना कठिन है। और जहां बंधन और नियंत्रण मुक्त है, जहां पर आपको फिक्स नहीं है, घर से कैसे कोचिंग पहुंचे, कोई नियंत्रण, टाइम का प्रॉब्लम ना वर्ड का प्रॉब्लम, बोले जा रहे हैं। और जहां बंधन होगी 200 में थे, पता चला अभी लालपुर तक ही पहुंचे हैं, तब तक 200 वर्ड क्या हो गया, खत्म। सोच के बोलना पड़ेगा, टाइम का रिस्ट्रिक्शन। तो
तो ये बंधन होता है। अब दूसरा डायग्राम इसी के अंतर्गत बनाएंगे। अब पैलियोलिथिक के बगल में एक लाइन खींचिए जो मेसोलिथिक से अलग करे, इसके बगल में लाइन खींचिए जो नियोलिथिक से अलग करे, तीनों के बीच में एक लाइन ऐसे खींच दीजिए ताकि वो अच्छा दिखे। समझे? सबसे पहले ये पैलियोलिथिक पर पॉइंट वाइज चलिएगा। यहां लिखेगा फीचर्स, विशेषताएं पैलियोलिथिक की, पूरा पाषाण काल की विशेषताएं। पॉइंट नंबर 1, इस काल के लोग घुमंतु थे, पीपुल वेयर नोमेडिक। इस काल के लोग घुमंतु थे, ठीक है। नोमेडिक, घुमंतु का तो मतलब समझ रहे, घूमते फिरते थे। लेकिन पॉइंट नंबर 2 उसके नीचे में, बट इन द लास्ट स्टेज ऑफ दिस पीरियड, इस काल के अंतिम चरण में, बट इन द लास्ट स्टेज ऑफ दिस पीरियड, इस काल के अंतिम चरण में, दे स्टार्टेड टू लिव इन केव्स, गुफाओं में रहना प्रारंभ किए। स्टार्टेड टू लिव इन द केव्स, गुफाओं में रहना प्रारंभ किए। दे स्टार्टेड टू लिव इन द केव्स। समझ गए? अंत में, क्योंकि बहुत लंबा पीरियड है, 2.5 लाख से 10,000। थर्ड पॉइंट, इनकी अर्थव्यवस्था का आधार, बेस ऑफ देयर इकोनॉमी, इनकी अर्थव्यवस्था का आधार शिकार और खाद्य संग्रह था, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, शिकार और खाद्य संग्रह था। शिकार समझे, जानवरों को शिकार करके, खाद्य संग्रह मतलब फल फूल तोड़ करके खाते थे। इकोनॉमी था, इसका मतलब खेती तो नहीं थी। खेती किस काल में आई? अब वही चलेंगे, अब धीरे धीरे बढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इस काल में आग का आविष्कार हो चुका था, फायर वाज इन्वेंटेड इन दिस पीरियड। ये कौन से काल की विशेषता लिख रहे हैं? पैलियोलिथिक, या पूरा पाषाण काल। फायर वाज इन्वेंटेड, ठीक है, फायर वाज इन्वेंटेड। और लास्ट पॉइंट लिखिए, देयर स्टोन टूल्स वेयर बिगर एंड अनपॉलिश्ड। उनके पत्थर के उपकरण बड़े थे और बड़े भोथरे भी थे। अनपॉलिश्ड, अपरिष्कृत थे। बिगर एंड अनपॉलिश्ड, इनके पत्थर के उपकरण बड़े और भोथरे थे। किस काल की विशेषता आपने लिखी? पैलियोलिथिक। बस इतना पॉइंट अभी पर्याप्त है। अब जरा आगे कहानी समझिए। यानी आग का आविष्कार, इकोनॉमी किस पर थी? फूड गैदरिंग और हंटिंग इस पर थी। मुख्यतः ये नोमेडिक रहे और लास्ट टाइम के बीच में चले गए। इसको समझने से पहले, आगे देखने से पहले मेसोलिथिक में जान लीजिए, ये एक ट्रांजिशन फेज था। ट्रांजिशन फेज का मतलब था कुछ विशेषताएं इसकी थी और कुछ विशेषता आगे आने वाली संस्कृति नियोलिथिक की इसमें आ गई थी, पूरी तरह स्थापित नहीं हुई थी। ये दोनों का मिक्स रूप था इसमें। जो जैसे क्या, जैसे पत्थर के उपकरण इसके बड़े थे और अनपॉलिश्ड, इसके बहुत रिफाइन, परिष्कृत और बहुत छोटे थे। तो इसके क्या होंगे? मीडियम साइज और थोड़ा ज्यादा परिष्कृत। इसलिए ये क्या था? ट्रांजिशन फेज का था। तो इस चीज को, हर चीज में इस चीज को दिमाग में रखिएगा। अब आइए लिखिए मेसोलिथिक में, लिखिए दे लिव्ड इन केव्स। ये गुफाओं में रहते थे। उसका देखिए अंत में गुफाओं में रहने लगे। ये शुरू से गुफाओं में रह रहे। दे लिव्ड इन द केव्स, बट इन द लास्ट स्टेज दे स्टार्टेड टू लिव इन हाउस मेड ऑफ सॉइल। लेकिन अंतिम चरण में ये मिट्टी के बना घरों में रहने लगे। लास्ट स्टेज दे स्टार्टेड टू लिव इन द हाउस मेड ऑफ सॉइल। ये अंतिम चरण में मिट्टी के घरों में रहने लगे। मिट्टी के घरों, स्टार्टेड टू लिव। नंबर 2 पॉइंट, इनकी अर्थव्यवस्था, देयर इकोनॉमी, शिकार और खाद्य संग्रह पर आधारित थी। बेस्ड ऑन हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, बेस्ड ऑन हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। ये तो उसमें भी था। एक नया चीज जुड़ा इसमें, कैटल रियरिंग स्टार्टेड इन दिस पीरियड। पशुपालन इस काल में शुरू हुआ, लेकिन देखिए ट्रांजिशन है। बट ऑर्गेनाइज्ड कैटल रियरिंग शुरू हुआ किसमें? नियोलिथिक में। तो अगर आपसे ये पूछे कि पशुपालन किस काल में हुआ, पैलियोलिथिक में, मेसोलिथिक में, नियोलिथिक में, तो क्या जवाब देंगे? मेसोलिथिक में। बट इट वाज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड डेवलप्ड। ये चीज ध्यान रखिएगा, इसमें डेवलप्ड हुआ। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पशुपालन इसी काल में प्रारंभ हुआ। कैटल रियरिंग स्टार्टेड इन दिस पीरियड। पशुपालन इसी काल में प्रारंभ हुआ। बट इट वाज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, यह व्यवस्थित नहीं था। इट वाज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, यह व्यवस्थित नहीं था। और लास्ट पॉइंट लिखिए, देयर स्टोन टूल्स वेयर ऑफ मीडियम साइज। उनके पत्थर के उपकरण मध्यम आकार के थे। देयर स्टोन टूल्स वेयर ऑफ मीडियम साइज। उनके पत्थर के उपकरण क्या थे? मध्यम आकार के। समझ गए? अब देखिए ये किस काल की विशेषताएं होगी? मेसोलिथिक पीरियड। इसमें समानता। अब आइए, जब इस पर जाएंगे, इसको जानने से पहले 2-3 कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए। ये जितना फेज इंडियन हिस्ट्री में आप देख रहे हैं, ये दुनिया में सब जगह हुआ था। सब जगह प्री हिस्ट्री पीरियड आया था और स्टोन एज आया था ह्यूमन प्रोग्रेस में। अंतर क्या था? अंतर टाइम का था। कहीं पहले आया, कहीं बाद में, लेकिन इस प्रोसेस से ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है। वीडी गॉट एंड चाइल्ड न्यूलिथिक को कहा है न्यूलिथिक रिवोल्यूशन। ह्यूमन लाइफ में 2-3 रिवोल्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है, ह्यूमन लाइफ एंड हिस्ट्री में। सबसे पहला न्यूलिथिक, उसके बाद आपका एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति।
और फिर तीसरा जो ह्यूमन हिस्ट्री में परिवर्तन लाया वो रशियन रेवोल्यूशन। ये 3 रेवोल्यूशन बहुत मायने रखते हैं। इसको रेवोल्यूशन क्यों कहें? इसमें एक महान चेंज आ गया केवल एक चीज के कारण, वो चीज है एग्रीकल्चर। कृषि ने पूरा जीवन बदल दिया। देखिए सारा चीज एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा। कैसे क्या हुआ कृषि आने से? दोनों काल के लोग घुमंतु थे, लास्ट में गुफा में रहना शुरू किए, लेकिन इनका इकोनॉमी में जो है स्टेबिलिटी नहीं था, क्योंकि अगर फल फूल कहीं खा रहे हैं तो पेड़ में फल फूल खत्म हो गया, सूख गया, तो उनको दूसरा जगह मूव करना होता था। इस काल के लोग कृषि जान गए। इस काल के लोग कृषि जान गए तो कृषि से कैसे चेंज हुआ लाइफ में? देखिए कृषि में आज बोया जाता है फसल तो ऊपर तो 3 से 4 महीने या 6 महीने बाद होती है ना, नतीजा उसी के आसपास रहना होगा ना। तो कृषि करने के कारण कौन सा जीवन शुरू हो गया? स्टेबल लाइफ। अब आइए कृषि के साथ कृषि उत्पाद को रखने के लिए उपकरण चाहिए ना, बर्तन कहां रखिएगा? तो मिट्टी के बर्तन किस काल में आए? कृषि के हेल्प करने के लिए पशु चाहिए ना, तो पालतू पशु हालांकि मेसोलिथिक में भी आए लेकिन वेल ऑर्गेनाइज नहीं थे। तो ये तीनों चीज आए, मनुष्य का जीवन ही परिवर्तित हो गया, स्थायी रहने लगा। अब आइए ये घर में रहने लगे थे मेसोलिथिक के लोग भी, हाथ से बनाए घर में। इस काल के लोग तो शुरू से ही हाथ से बनाए घर में रहते थे। ये जो मिट्टी के बर्तन आए इसको कहते थे मृदभांड, पॉटरी। इस काल के लोग मिट्टी के बर्तन किस चीज से बनाए? हाथ से बनाए कि चाक से बनाए? ये भी एक बार यूपीएससी में पूछा है। अब कहानी क्या है तो देखिए, शुरू में न्यूलिथिक एज में हाथ से ही बना था बर्तन, और लेटर स्टेज में इनका किससे बनने लगा? चाक से। तो इतना चेंज आया। उसके अलावा 2-3 इस काल की और फीचर है जो एडिशनल है। पहली फीचर जो एडिशनल है न्यूलिथिक का, कि अब तक तीनों काल में केवल पत्थर के उपकरण मिले थे, स्टोन के। कौन काल है जिसमें हड्डी के उपकरण भी मिले? हड्डी मतलब बोन्स, जानवरों की हड्डी के। न्यूलिथिक में, और इसका सबसे बड़ा एक एविडेंस है, एक स्त्री की हड्डी की मूर्ति मिली, मूर्ति टाइप। उसको इतिहासकार नाम दे देते हैं, क्योंकि स्त्री की मिली है, मूर्ति टाइप है, तो उसको मदर गॉडेस बोल देते हैं, मातृ देवी। तब अब ये नहीं देख रहे कहां से मिले, अभी तो केवल सुपरफिशियल अभी आप देख रहे हैं। जो एग्जाम का बेस्ट पार्ट है वो तो इसके बाद आएगा कि किस जगह से क्या मिला है। बोलन घाटी यूपी से मिला है जो मातृ देवी। तो हड्डी को उपकरण आ गए। मातृ देवी की लगता है कि शायद ये पूजा करते थे या किस नाम में लाते थे, क्लियर नहीं है, समझ गए? तो ये इनके फीचर्स इनमें। उसके अलावा देखिए 1-2 चीज और आया है जो इतिहासकारों को बाध्य कर रहा है कि थोड़ा आगे सोचे। जो कई जगह एविडेंस मिले हैं उसमें ह्यूमन बॉडी के साथ जो दफनाया गया वो मटेरियल्स में मिला, जो डेली लाइफ का उसका काम का चीज है, वो उसका भी प्रमाण मिला। जैसे कि एक जगह कुत्ता का भी हड्डी मिला है मानव हड्डी के साथ। पहले कुत्ता मरा कि पहले मालिक? कोई बता सकता है? मालिक मरा होगा। ऐसा सामान बुद्धि तो यही बोलता है, लेकिन कोई आवश्यक नहीं है। मिट्टी में दफनाने वाले परंपरा, तो दफनाने का मतलब क्यों सारा सामान दफना दिए? कि शायद यहाँ पर रीबर्थ का या कोई और चीज जरूरत होगा। हिंदू में सब चीज जला क्यों देते हैं? और हिंदू में जैसे मृतक का तकिया जला दे रहे हैं ना, तो सब जला दे रहे हैं ना। अंगूठी जलाते हैं कि नहीं? रो रहे हैं, खोल रहे हैं, उसका बाइक का चाबी पॉकेट से निकाल रहे हैं, उसको क्यों जला देंगे बाइक को? आप अंगूठी को क्यों नहीं जला देते? क्योंकि उसका भाव 28,000 प्रति ग्राम है। वो जाने वाला तो चला ही गया कम से कम। तकिया तक तो इसलिए जला कि डर के मारे जला रहे हैं, तो उस पर कौन सोएगा? मरा हुआ आदमी है और 500-600 रुपए का चीज है। जहां 28,000 ग्राम है वहां तो उसको खोले। ये नहीं छुआता। कौन बोला नहीं छुआता? तकिया कौन बोला छुआता है? वो परंपरा बना ली है, जो कॉस्टली चीज को रख लिया उसको जला दिए। वो परंपरा बना ली है कि मरने के बाद तकिया की जरूरत होगा, मरने के बाद उसको बाइक का जरूरत नहीं होगा। बाइक का भी जरूरत होगा, दे दो, स्वर्ग में चलाएगा बाइक को। लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो ये मानता है, तो ये भी सोचना होगा लोगों को कि कितना भी प्रेम रहे, उस किसी भी व्यक्ति का महत्व तब तक है जब तक वो जिंदा है। बहुत सारे लोग मरना चाहते हैं लेकिन इसलिए नहीं मरते कि मेरे मरने के बाद ये तबाह हो जाएगा। उसका चिंता नहीं करना चाहिए, अपना चिंता करना चाहिए। वो तबाह नहीं होगा, समय के साथ सब चीज बढ़ जाता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो सृष्टि चलता ही नहीं, सृष्टि रुकी जाती। कितने लोग आते रहे, पीढ़ियों से मरते रहे, टाइम एंड टाइट, वेट फॉर नन। और किसी के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आदमी का कोई वैल्यू नहीं है, इंस्टीट्यूशन का वैल्यू है, विचार का वैल्यू है। आदमी आते जाते रहते हैं, इसलिए उसकी चिंता नहीं करनी। लेकिन बूढ़ी बूढ़ी औरत रहेगी, बेटे का शादी देख ले, अब बेटा का भी शादी होगा तो कोई बहाना चाहिए, पोता का मुंह देख ले तब मरेंगे। अरे ऐसे करते करते तुम कब तक जो होगा उसका भी शादी देखोगे क्या? तो ये सब केवल फीलिंग है कहने वाले। तो ये जो सामान सबको गाड़ दिए गए, इसे लगता है कि शायद बिलीफ इन एक्स्ट्रा वर्ल्ड या आत्मा का भी होगा, कंफर्म नहीं। तो अब एग्जाम में क्या पूछता है? अब एग्जाम में केवल खेती के आने से मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आ गया, इसलिए गोल्डन चाइल्ड ने न्यूलिथिक रेवोल्यूशन शब्द ही दे दिया। सब खेती से रिलेटेड है। तो अब तो सामान हो गया, अब आपके कॉन्सेप्ट बन जाएगी। खेती किस काल में शुरू हुई? मृदभांड, पॉटरी और कैटल रियरिंग और आग का आविष्कार। सिंपल हो गया। ये लिखिए न्यूलिथिक के फीचर, न्यूलिथिक में लिखिए एग्रीकल्चर स्टार्टेड, खेती प्रारंभ हुई, खेती प्रारंभ हुई। नंबर 2 ऑर्गेनाइज्ड कैटल रियरिंग स्टार्टेड, व्यवस्थित पशुपालन प्रारंभ हुआ, स्टार्टेड। 3 मिट्टी के बर्तन बनने शुरू हुए, पॉटरीज स्टार्टेड टू बी मेड। इनिशियली शुरू में
विद द हैंड एंड लेटर विद द हेल्प ऑफ द व्हील्स। इनिशियली विद द हैंड, शुरू में हाथ से और बाद में चाक से। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। पत्थर के अलावा पहली बार हड्डी के उपकरण प्रयोग किए गए। अपार्ट फ्रॉम स्टोन, टूल्स ऑफ बोन्स बीइंग यूज्ड। हड्डी के उपकरण प्रयोग किए गए। इस काल के पत्थर के उपकरण, टूल्स ऑफ दिस पीरियड, स्टोन टूल्स ऑफ दिस पीरियड, छोटे थे, बीइंग स्मॉलर, और परिष्कृत थे, बीइंग रिफाइंड, परिष्कृत थे। फिर लिखिए, मृत्यु के बाद समाप्त जीवन में विश्वास करते थे। लाइफ, पॉसिबली बिलीफ इन द लाइफ आफ्टर डेथ। मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे, संभवतः बिलीफ इन द लाइफ आफ्टर डेथ। ये तीनों का परिचय हो गया आपका, किसका, स्टोन एज का या प्री हिस्ट्री का। तीनों के फीचर्स हो गए। लेकिन एग्जाम में साइड वाइज क्वेश्चन ज्यादा आता है, किसका कौन स्थल है और कहां से क्या मिला है, ये इंपॉर्टेंट हमारा एस्पेक्ट बनता है। जैसा भी बोले कि लोग आदमी के साथ कुत्ते को दफना दिए, तो आपसे पूछेगा कहां मिला है प्रमाण, पहली बार खेती का प्रमाण कहां मिला, फर्स्ट टाइम एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन, फर्स्ट टाइम कल्टीवेशन ऑफ राइस कहां मिला। अभी आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे न्यूलिथिक में शुरू हुआ, तो आप साइट बताइए ना। पशुपालन, तो कैटल आप कह रहे हैं जो है कैटल रियरिंग, तो पशुपालन का साक्ष्य कहां से मिला है। हड्डी का जो उपकरण आप बोलते हैं कि मिला है, कहां से मिला, ये होगा नेक्स्ट पार्ट। और इसी से ज्यादा क्वेश्चन होता है। ये था कॉन्सेप्चुअल पार्ट, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट बनी कि तीनों पीरियड में क्या डिफरेंस है और तीनों पीरियड में क्या हुआ। अब साइट्स पे आइए, पैराग्राफ चार्ट से बाहर जाइए, समझ गए। देखिए, एंशिएंट मोस्ट कल्चर्स ऑफ इंडिया, भारत की प्राचीनतम संस्कृतियां। एंशिएंट मोस्ट कल्चर्स ऑफ इंडिया, भारत की प्राचीनतम संस्कृतियां, ऑब्लिक पूरा पाषाणकालीन संस्कृतियां, पैलियोलिथिक एज कल्चर। ठीक है, अब देखिए यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट बनाने होंगे। अधिकतर लड़के फर्स्ट राउंड में ही वहां पे सोचने को मजबूर हो जाते हैं। अगर आपसे ये पूछे कि भारत की सबसे प्राचीनतम संस्कृति कौन है, तो आपके दिमाग में आता है हड़प्पा, लेकिन वो जवाब गलत है। भारत की सबसे प्राचीनतम संस्कृति तो पूरा पाषाण में ही आ जाती है, वो है सोहन संस्कृति। ये सब जो संस्कृति का नाम होता था, ये जगह के नाम पर होते हैं। जैसे नर्मदा संस्कृति, इसका मतलब कहां से मिला, भीमबेटका संस्कृति, इसका मतलब कहां से मिला, इनका अपना स्टाइल था, इसलिए संस्कृति कहती है। जैसे जब आप हड़प्पा पर जाइएगा तो ये क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम कौन है, मोस्ट सुटेबल नेम, हड़प्पा सभ्यता कि सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन कि सिंधु सभ्यता, सबसे एप्रोप्रिएट नेम क्या होना चाहिए, कि इसका नाम हड़प्पा सभ्यता उपयुक्त है कि सिंधु घाटी की सभ्यता। ये कई बार एग्जाम में पूछा, इसके पीछे यही धारणा है जो अभी आप लिख रहे हैं। सबसे प्रॉपर नेम है हड़प्पा सिविलाइजेशन। क्यों? क्योंकि आर्कियोलॉजी में ये परंपरा है, पुरातत्व में, कि सबसे पहले जहां से संस्कृति का पता चल जाए उसका नाम उसी पर रख दीजिए। कल को कोई ऐसी संस्कृति का वैसा टाइम का पता चल जाए जो रांची से पता चले, तो उसका नाम रखा जाएगा रांची संस्कृति। भले ही रांची संस्कृति के समकालीन अवधि से मिलता जुलता प्रमाण हजारीबाग में मिले, फिर भी उसका नाम क्या होगा, रांची, क्योंकि आर्कियोलॉजी में जहां से पता चलेगा वहीं रख दिया जाएगा। भारत की सबसे प्राचीनतम संस्कृति है सोहन, क्योंकि सबसे प्राचीनतम प्रमाण वहीं से मिले। हाँ, अगर ये पूछे कि भारत की पहली शहरी संस्कृति कौन है, तब जवाब होगा हड़प्पा। हड़प्पा 2350 में हुई, 2350 BC, और 5 लाख BC में ही हो गया कौन, सोहन। आप 2.5 लाख BC इसलिए लिखे हैं क्योंकि रेगुलर एविडेंस इसी समय से मिलता है, लेकिन कुछ प्रमाण ऐसा है जो मिला है जो 5 लाख BC का मिला है, जैसे भीमबेटका पर पेंटिंग, सोहन संस्कृति। तो इसलिए यहां पर सही तो होगा 5 लाख BC, लेकिन ज्यादा मिले हैं 2.5 लाख, इसलिए 2.5 लाख लिख रहे हैं। तो आप पहला संस्कृति लिखिए सोहन, सोहन कल्चर, सोहन सिविलाइजेशन। इसे चूंकि फैक्ट बेस्ड है इसलिए एक लाइन में एक फैक्ट लिखिएगा, एक लाइन में एक फैक्ट लिखिए। भारत की सबसे प्राचीनतम संस्कृति, ओल्डेस्ट कल्चर ऑफ इंडिया, भारत की सबसे प्राचीनतम संस्कृति, ओल्डेस्ट कल्चर ऑफ इंडिया, बगल में दे दीजिएगा 5 लाख BC, 5 लाख BC। इसका एरिया लिखिए, कहां थी, ये पंजाब, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में फैली थी। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और कहां फैली थी, कश्मीर में। कौन संस्कृति, सोहन, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और कहां, कश्मीर में। नेक्स्ट फैक्ट लिखिए, 1935 में, नीचे लिखिए, इन 1935 इस संस्कृति का पता डिटेरा और पेटरसन ने लगाया। इट वॉज बीइंग इन्वेंटेड बाय डिटेरा एंड पेटरसन, इन्वेंटेड बाय डिटेरा एंड पेटरसन। इस संस्कृति का पता डिटेरा और पेटरसन ने लगाया। तो भारत की सबसे प्राचीनतम संस्कृति कौन होगी, जो लगभग कितने साल पहले थी। तो आज से डिलीट कर दीजिए, हड़प्पा को बोलिएगा सबसे प्राचीनतम।
हड़प्पा भारत की पहली शहरी संस्कृति है, प्राचीनतम नहीं। और ये सोहन संस्कृति भारत की, तो सोहन संस्कृति किस काल से संबंधित? पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक से, क्योंकि वो पैलियोलिथिक का पीरियड है ना। एक ही जगह पर तीनों काल के प्रमाण भी मिल सकते हैं, जैसे भीमबेटका में पूरा पाषाण के भी मिले, मेसोलिथिक के भी मिले हैं और न्यूलिथिक के। कैसे मिल सकते हैं? आज हमारे पास साइंटिफिक टूल है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग से किसी का एज पता चल जाता है। चट्टान की आयु पता करना हो तो यूरेनियम लैंग विधि से, और जीवाश्म का फॉसिल्स का एज पता करना हो तो किससे? कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग में जब निकल जाता है कि ये 10,000 बीसी तक का ही है, तो पता चल जाता है कि ये किससे संबंधित होगा? पैलियोलिथिक। बाद पता चलता है कि नहीं, ये एविडेंस जो है 10,000 के बाद का है, तो किससे हो जाएगा? मेसोलिथिक। एक जगह पर तो संस्कृति आती है, खत्म होती है, जैसे दिल्ली में राज किया दिल्ली सल्तनत से, बाद में मुगलों ने भी तो राज किया, तो एक मुगल संस्कृति से हो गया, किससे हो गया? दिल्ली सल्तनत। तो इसी तरह से इस पर भी लागू होता है, एक ही जगह से कई संस्कृति के प्रमाण मिल सकते हैं, उनका डेटिंग अलग होगा। तो सोहन संस्कृति भारत की प्राचीनतम संस्कृति, उसके नीचे में लिखिए भीमबेटका संस्कृति। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है। भीमबेटका जगह का नाम है, बहुत महान टूरिस्ट सेंटर है भारत का। पहले इसका लोकेशन लिखिए, रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, रायसेन जिला मध्य प्रदेश में, ये भोपाल के पास है। भारत का महान टूरिस्ट सेंटर है ये भीमबेटका। इसका रिकॉर्ड क्या है? रायसेन जिला मध्य प्रदेश, रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। भीमबेटका का रिकॉर्ड देखिए क्या है। भीमबेटका का रिकॉर्ड ये है, भारत की बात छोड़ दीजिए, दुनिया में सबसे पहले रॉक पेंटिंग का प्रमाण, रॉक पेंटिंग यानी पत्थर पर पेंट चित्रकला, कहां से मिला है? भीमबेटका। और इसी को समझते हुए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ये शामिल है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ये क्षेत्र क्या है? शामिल। देखिए यहां पर दुनिया में सबसे पहले शैल चित्र के प्रमाण मिले हैं। रॉक पेंटिंग बीइंग फाउंड, ब्रैकेट में दीजिएगा 5 लाख बीसी, 5 लाख ईसा पूर्व के शैल चित्र के प्रमाण मिले हैं। रॉक पेंटिंग एविडेंस, ये फर्स्ट इन द वर्ल्ड। और इसका रिकॉर्ड लिखिए, ये इस स्थल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। इट इज बीइंग इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को, विश्व धरोहर सूची में शामिल है ये। अब एग्जाम्पल क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पहले पेंटिंग का प्रमाण कहां से मिला है? हाँ, वो किस काल से? प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में भी कौन? पैलियोलिथिक। हालांकि बाद में मेसोलिथिक में भी का भी मिला है डेट के अनुसार, और न्यूलिथिक का भी मिला, लेकिन सबसे पुराना कौन है? पैलियोलिथिक। तो पूरा पाषाण का कौन साइट है जहां पर पेंटिंग के प्रमाण दुनिया में पहली बार मिले? कौन हो जाएगा? भीमबेटका। अब भारत की सबसे प्राचीनतम संस्कृति कौन है? ये तो आप देखिए कि पैलियोलिथिक से संबंधित है। अब नीचे लिखिए, हेडिंग दीजिए, मेसोलिथिक कल्चर इन इंडिया। भारत में मध्य पाषाण संस्कृति, मेसोलिथिक कल्चर इन इंडिया, भारत में मध्य पाषाण संस्कृति। जब आप सिनॉप्सिस बना रहे थे तो आपने लिखा था पहली बार पशुपालन इसी काल में आया ना, तो अब सीधा सा जवाब है कि सबसे पहले पशुपालन का प्रमाण कहां से मिला है? अब साइट पर आइए, आप साइट पर आइए, तो साइट पर अगर आप आइएगा तो इस जगह का नाम है आदमगढ़। नीचे लिखिए, स्थल का नाम आदमगढ़। आदमगढ़ ये होशंगाबाद में है। होशंगाबाद कहां है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश, होशंगाबाद मध्य प्रदेश, समझ गए? यहां से पहली बार फर्स्ट टाइम पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। कैटल रियरिंग बीइंग फाउंड, पहली बार पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। किस साइट से? होशंगाबाद। होशंगाबाद में कौन जगह? आदमगढ़ है। आदमगढ़ मिला किसका प्रमाण? पशु का। आदमगढ़ और पशु का प्रमाण मिला है। ये इंपॉर्टेंट साइट है मेसोलिथिक के। भीमबेटका का चित्र का कभी कभी चार दे देगा, मैचिंग करने के लिए देगा कहां से क्या मिला है ये, लेकिन ज्यादा एविडेंस मिले हैं न्यूलिथिक का। नीचे लिखिए, न्यूलिथिक कल्चर, नवपाषाण संस्कृति, न्यूलिथिक कल्चर इन इंडिया, न्यूलिथिक इन इंडिया। यहां सबसे महत्वपूर्ण जो शहर जगह आता है, इसका तो बहुत पूछता है, उसका नाम है बुरजाहोम। जगह का नाम है बुरजाहोम। बुरजाहोम ये महान साइट, कई कारणों से और एग्जाम में भी बहुत पूछता है। पहले बुरजाहोम का लोकेशन लिखिए। ये बुरजाहोम श्रीनगर, श्रीनगर कश्मीर इसका लोकेशन है। श्रीनगर से 20 किलोमीटर दूर है बुरजाहोम। क्या रिकॉर्ड है? पहले तो इसका शाब्दिक अर्थ लिखिए। बुरजाहोम का शाब्दिक अर्थ, वर्ल्डली मीनिंग, बर्थ प्लेस, जन्म स्थान, जन्म स्थान। इस साइट में क्या क्या मिले हैं वो महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ये एकमात्र साइट है जहां से प्रमाण मिला है कि लोग गड्ढे में रहते थे। इन द डीचेज, पिट, गोल चौकोर सब प्रकार का गड्ढा बना हुआ गड्ढा में रहते थे। कहां के लोग गड्ढे में रहते थे? कौन साइट हो गया? तो पहला पॉइंट लिखिए, यहां के लोग गड्ढे में रहते थे। पीपुल हेयर लिव्ड इन पिट, डीचेज, गड्ढों में रहते थे। राउंड भी था, डैश दे देगा, राउंड भी, रेक्टेंगुलर भी, आयताकार भी, ये सभी प्रकार के गड्ढे में रहते थे। पहली विशेषता बुरजाहोम की होगी। यहां से
जिसकी चर्चा थोड़ी देर पहले कर रहे थे। एक ही कब्र से एक आदमी का हड्डी मिला है और बगल में कुत्ता का हड्डी मिला है। अब इससे इतिहासकार का दिमाग तो तेज चलने लगा। इसका मतलब वो कुत्ता को पालतू बनाना शुरू कर दिए थे ना। अब कुत्ता को पालतू बनाया, इसलिए दोनों का मिला होगा। जब या तो पहले मालिक मर गया होगा, कॉमन सेंस तो ये कहता आदमी मरा होगा, तो इसका मतलब जिंदा कुत्ता को अपना दिया। हो सकता है अपना दिया होगा जिंदा को भी, कि हो सकता है मालिक को मरता देख करके कुत्ता भी मर गया, ये भी हो सकता है। इसमें क्यों उलझना? प्रोफेशनल पढ़ाई कर रहे हैं। कभी एग्जाम में पूछा कि पहले कुत्ता मरा कि आदमी? ऐसा क्वेश्चन पूछा, बहुत फालतू मटेरियल भी जमा करते रहता है ना। वो आपकी जिज्ञासा हो सकती है, लेकिन आपको प्रोफेशनल पढ़ाई पढ़ना होगा। हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हिस्ट्री के विद्वान आप थोड़ी हो रहे हैं। कोई भी चीज आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे लड़के गलत है। पॉलिटी में जैसे जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन का किताब लेके, ओरिजिनल किताब लेके बैठे हुए कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल वाइज पढ़ाई कर रहे हैं। भीमराव अम्बेडकर के चले क्या उसको लेकर पढ़ेंगे? आपको कॉम्पिटिटिव पढ़ना है जिसमें इंपॉर्टेंट सब आर्टिकल भी जानना नहीं है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल जानना है। तो यही चीजें समझ पाते हैं कि प्रोफेशनल पढ़ाई और हमारा क्या है और किस चीज को पढ़ना। हमको विद्वान नहीं होना, उसके लिए आपको अलग धारा है, उसके लिए रिसर्च में जाना होगा। यहाँ पर उससे मतलब नहीं है कि क्या, यहाँ पर जो है उस फैक्ट को देखिए। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि यहाँ पर कुत्ते और मालिक दोनों का शव मिला है, डेड बॉडी ऑफ ऑनर एंड डॉग बीइंग फाउंड। और अगली बात जो कर रहे थे, सारे जगह से तो मिलता है खाली पत्थर के उपकरण, पत्थर के उपकरण, पत्थर के। कौन जगह है जहां पर कि पत्थर के साथ साथ अब हड्डी का भी उपकरण मिला है, बोन्स का? ये दो जगह से मिला है, बोझा हम देखेगा, अभी अगला होगा चिरांद। तो यहां से लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, यहां से हड्डी के बने उपकरण भी मिले हैं, टूल्स। अब फिर देखिए यहां पर जिज्ञासा, हड्डी के बने उपकरण में एक बिंदी भी मिला है, बिंदी आकार का। अब एक स्टूडेंट ने पूछा कि बिंदी हड्डी का कैसे लगाती होगी? कैसे लगाती होगी? तो दिया ही नहीं कि कैसे लगाती होगी। वो सकता लगाया ही नहीं गया हो, उसका क्या होगा? सिंबॉलिक कुछ प्रयोग में इतिहासकार ढूंढ नहीं पाए, सिंबॉलिक। तो हड्डी के बने उपकरण कहां से मिले? बुरजाहोम। बुरजाहोम कहां का साइट है और कहां के लोग गड्ढे में रहते थे? बुरजाहोम। भारत की सबसे प्राचीन संस्कृति कौन है? सोहन संस्कृति का पता किसने लगाया? अब भारत में या दुनिया में सबसे पहले रॉक पेंटिंग कहां से मिला? भीमबेटका कहां है? नेक्स्ट आइए, चिरांद। चिरांद जगह का नाम है, चिरांद। देखिए पहले इसका लोकेशन लिखिए, ये सारण बिहार में। पुरानी किताब और नई किताबों में अंतर देखिए, और अभी भी क्वेश्चन में अंतर। क्वेश्चन के नेचर से ही पता चल जाएगा वो पुरानी किताब से सेट किया कि नहीं। कुछ वर्ष पूर्व तक, 25 साल पूर्व तक, गंगा जमुना के दोआब में एकमात्र साइट मिला था, वो कौन था? चिरांद। अब कुछ और साइट मिल गए। अभी भी एग्जाम में कुछ एग्जाम जो पीछे चल रहे हैं पुरानी किताब से सेट करते हैं, वो यही पूछते हैं कि गंगा जमुना के दोआब में एकमात्र पत्थर नवपाषाण काल कहां से मिला है? तो जवाब क्या देते हैं? चिरांद। ऐसा नहीं है, कुछ और भी आगे, आप दोनों तरह से तैयार रहिए। चिरांद सबसे इंपॉर्टेंट है गंगा जमुना दोआब, लेकिन कुछ नए साइट्स भी आए। अब कहां है? पहले इस बात को रखिए यहां पर लिखिए, टिल सम टाइम बिफोर, कुछ समय पूर्व तक यह माना जाता था कि इट इज बीइंग बिलीव्ड दैट कि गंगा जमुना दोआब का यह एकमात्र नवपाषाणकालीन स्थल था। ओनली वन न्यूलिथिक साइट, एकमात्र नवपाषाणकालीन स्थल था गंगा जमुना का, एकमात्र नवपाषाणकालीन स्थल। लेकिन हाल में 3 और जगहों से इस क्षेत्र में, इन दिस एरिया 3 मोर प्लेसेस, इनके नाम लिखिएगा। चेचर, चेचर जगह का नाम है, सेनुआर, सेनुआर और तारादीप। चेचर, सेनुआर और तारादीप। चेचर, सेनुआर और तारादीप। तारादीप, तारादीप बी से नवपाषाण संस्कृति के प्रमाण मिले। वी फाइंड द एविडेंस ऑफ न्यूलिथिक कल्चर। ठीक है। अब इस चिरांद की क्या खासियत है, क्या मिला यहां से? ये एक रिकॉर्ड की बराबरी करता है। अभी तक आपने देखा कि एकमात्र बुरजाहोम है जहां से हड्डी के उपकरण मिले। ये दूसरा साइट है जहां से क्या मिला है? हड्डी का उपकरण। देखिए ये दूसरा प्रमुख स्थल है, सेकेंड इंपॉर्टेंट प्लेस जहां से हड्डी के उपकरण मिले। वी फाइंड द एविडेंस ऑफ बोन टूल्स, हड्डी के उपकरण मिले हैं। ठीक है। अब देखिए अभी तक जितना साइट का बात कर रहे थे सब नॉर्थ इंडिया का था। एक एग्जाम में पूछा दक्षिण भारत का पहला स्थल जहां से नवपाषाण के प्रमाण मिले हैं वो कौन सा जगह है? साउथ इंडिया। नीचे लिखिए वो जगह का नाम लिखिए, जगह का नाम लिखिए संगन कल्लू। जगह का नाम लिखिए संगन कल्लू, संगन कल्लू, संगन कल्लू। कौन से कल्लू? कौन से? कर्नाटक। कहां है? कर्नाटक। ब्रैकेट में लिखिएगा कर्नाटक। लिखिए ये दक्षिण भारत का पहला स्थल है, फर्स्ट प्लेस।
यहां से नवपाषाण संस्कृति का प्रमाण मिला है। We find the evidence of Neolithic culture। नवपाषाण संस्कृति का प्रमाण मिला है, एविडेंस ऑफ न्यूलिथिक कल्चर। कौन जगह हो गया? यहां का खासियत क्या? यहां पर एक औजार मिला है पत्थर का ही, उसका नाम है वसूला। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यहां से एक प्रमुख पत्थर का औजार मिला है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टोन फाउंड हियर, वसूला, दैट इज कॉल्ड वसूला। प्रमुख पत्थर का औजार मिला है जिसका नाम है वसूला। वसूला बीइंग द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट स्टोन। तो वसूला कहां से मिला? संगन कल्लू। इस तरह के जो चीजें तथ्य जिसका आप कुछ नहीं कर सकते, इसको कहा कि हिस्ट्री का सबसे बोरिंग टॉपिक है, जो कि प्लेस वाइज और आपके जो इंस्ट्रूमेंट मिले उससे, लेकिन है इंपॉर्टेंट। प्री हिस्ट्री तो हम लोग को पढ़ना ही है। प्री हिस्ट्री में आपने 3 भागों को देखा। थोड़ा सा कुछ फैक्ट देखते हैं जो इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट है। नीचे लिखे मेमोरेबल फैक्ट ऑफ प्री हिस्ट्री, प्राक इतिहास के अस्मरणीय तथ्य, मेमोरेबल फैक्ट्स। चलिए, वो दोनों लाए थे, ठीक है, एक आधा एक जहर, दोनों लेकर आए थे। फर्स्ट एविडेंस आप देख चुके, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नवपाषाण काल में, मेमोरियल फैक्ट्स में केवल फैक्ट्स लिख रहे हैं। नवपाषाण काल में, इन न्यूलिथिक एज, नवपाषाण काल में यूपी के उत्तर प्रदेश के बोलन घाटी से, फ्रॉम द बोलन घाटी ऑफ यूपी, बोलन घाटी यूपी में, बोलन घाटी यूपी से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, मातृ देवी की हड्डी की प्रतिमा मिली है। बोन स्टैच्यू ऑफ मदर गॉडेस, मदर गॉडेस को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दे दीजिएगा, ये लोग बोलते हैं कि मदर गॉडेस है। मातृ देवी की प्रतिमा, बोन स्टैच्यू ऑफ मदर गॉडेस बीइंग फाउंड। तथाकथित स्त्री की मूर्ति है, उसको देख करके बोल दिया मदर गॉडेस, क्योंकि हड़प्पा वगैरह में पूजा होती थी मातृ देवी की, तो सोचा शायद संभवतः ऐसा ही उस काल में होता है, कंफर्म नहीं है। कुछ बोल रहा है कि मदर गॉडेस नहीं है, मछली मारने का वो टूल था, हो सकता है इसको मतलब हाथपून भी कर दिया, कुछ कहता है मदर गॉडेस, सब अंदाज अपना कर रहा है, लेकिन है स्त्री की, तो इसको तथाकथित मदर गॉडेस। तो कहां से मिला तथाकथित मदर गॉडेस? कहां से मिला? चावल का प्रमाण पहली बात, चावल लॉ है तो क्वालिटी में लॉ है, क्वालिटी हवा मेहर एग्रीकल्चर, कहां से मिला? मेहरगढ़। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पहली बार नवपाषाण शब्द का प्रयोग जॉन लुबाक ने किया। फर्स्ट टाइम न्यूलिथिक टर्म बीइंग यूज्ड बाय जॉन लुबाक, फर्स्ट टाइम न्यूलिथिक टर्म बीइंग यूज्ड बाय जॉन लुबाक, जॉन लुबाक, लुबाक, जॉन लुबाक फर्स्ट टाइम यूज्ड द टर्म न्यूलिथिक, उसी में लिखिएगा। और नवपाषाण क्रांति शब्द वी गॉर्डन चाइल्ड ने दिया, न्यूलिथिक रेवोल्यूशन टर्म बीइंग यूज्ड बाय वी गॉर्डन चाइल्ड। भी वो हिंदी में वी हो जाएगा, वी गॉर्डन चाइल्ड, वी गॉर्डन चाइल्ड, वी गॉर्डन चाइल्ड, ठीक है। अब आइए, चाइल्ड, वी गॉर्डन चाइल्ड, CHILDE, उसको पढ़ा था चाइल्ड, वी गॉर्डन चाइल्ड। अब एक लास्ट पॉइंट पर आइए, हमारे यहां प्री हिस्ट्री या स्टोरेज के अध्ययन में क्या प्रॉब्लम है? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है भारत में। दुनिया के अन्य देशों में, खासकर यूरोपियन कंट्री में, बहुत सारे स्केलेटन्स मिले, यानी अस्थि पंजर मनुष्य के, इनके मिलने से स्टडी में सुविधा हुई ना, कि बहुत सारी जानकारी मिली। भारत के प्री हिस्ट्री में प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर बहुत कम क्या मिले, रिमेन्स, ह्यूमन स्केलेटन बहुत रेयर, इसलिए यहां हमको प्री हिस्ट्री के बारे में बहुत जानकारी, क्योंकि इनके पास तो लिखित था ही नहीं ना, इधर कुछ लिखा हुआ तो मिलेगा ही नहीं, लिखने तो आता ही नहीं था। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, द बिगेस्ट वीकनेस इन स्टडी ऑफ प्री हिस्ट्री, प्राक इतिहास के अध्ययन में सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि द बिगेस्ट वीकनेस इन द स्टडी ऑफ द प्री हिस्ट्री इज दैट, कि बहुत कम मानवीय अवशेष मिले, वेरी फ्यू ह्यूमन remains being found। ये इसकी कमजोरी है, स्केलेटन्स रिमूव और इसके अध्ययन नहीं हुए। ये आपके हो गए, आपने कहीं लिखा चुकी, सिलेबस फॉर्मेशन के समय ही आप देख चुके थे कि प्री हिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है, प्राक इतिहास का मीनिंग क्या होता है। प्राक इतिहास का मीनिंग होता है इतिहास का वैसा काल जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, लिखा हुआ कुछ नहीं मिला, क्योंकि लिखने आता ही नहीं था। लिखने तो वैदिक काल के लोग को भी नहीं आता था, तो उसको क्यों नहीं प्री हिस्ट्री में रखे? उसको इसलिए नहीं रखे प्री हिस्ट्री में क्योंकि उस काल के बारे में लिखित प्रमाण बाद में कंपाइल हुआ है वेद में, इसलिए वो प्री हिस्ट्री में नहीं आएगा। तो आप देखिए, नहीं, प्रोटो हिस्ट्री में हड़प्पा आएगा। हड़प्पा क्यों आएगा? प्रोटो हिस्ट्री का मतलब होता है कि लिखने तो आया इन लोगों को, लेकिन जो लिखा उसको पढ़ नहीं पाया। अभी देखिए तो बहुत सारे लड़के मेंस जो लिख रहे हैं, उनको भी वो कॉपी दिखा देगा कि तुम क्या लिखे हो, लिखते हैं। वो नर्वस करने के लिए बगल वाले को पेज लिए जा रहे हैं एक्स्ट्रा, हालांकि इस जेपीएससी में तो लिमिटेड पेज थे ना,
रह नहीं सकते। लेकिन और एग्जाम में जहां अनलिमिटेड होता है, बहुत सारे दूसरे लड़के नर्वस हो जाते हैं, कितना पेज ये क्यों ले रहा है, उसको देखने की कोशिश करते तो वो छिपाते जाता है, देख नहीं सकते, दिखा सकते। वो अभी 3 पर लिखा है, वो 13 पर चला गया, वो कैसे लिखेगा? एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, एक लाइन। एक छात्र ने ये सवाल किया कि यहाँ जेपीएससी में रूल्ड कॉपी क्यों दी जाती है? ना तो बीपीएससी में रूल्ड कॉपी दी जाती है, ना तो यूपीएससी में रूल्ड कॉपी दी जाती है, तो जेपीएससी में क्यों दी जाती है? क्योंकि कहा कि नहीं देंगे तो यहाँ विचित्र स्थिति हो जाएगा। यहाँ का बच्चा को रूल्ड में ही लिखने का आदत है, अगर ब्लैंक देंगे तो वो ऐसा स्कूटर चलाएगा इधर से कि परीक्षक को भी इधर से नाच करके क्वेश्चन देखना पड़ेगा। देखिए कि आपको सादा में लिखने की आदत है कि नहीं? इसलिए यहाँ पर रूल्ड दिए जाते हैं कि ताकि आप समझे चीजों को सीधे सीधे स्ट्रेट, और वो हितकारी है, को ज्यादा लिखना बेहतर है। समझ गए? यहाँ पर प्री हिस्ट्री पीरियड में का मतलब समझ गए? गौर कीजिए अपने सिलेबस पर। प्री हिस्ट्री के बाद हम लोग कौन हिस्ट्री अगला चरण में जाते हैं? जैसे ये प्री हिस्ट्री कल्चर देखें ना, अगला कल्चर कौन आता है? चैल्कोलिथिक कल्चर। चैल्कोलिथिक, चैल्कोलिथिक मतलब इसका पहले मतलब देखिए, ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां। चैल्कोलिथिक का मतलब है ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां, इनके नाम देखिए। पहले इसमें से क्वेश्चन का दायरा बता दें क्या पूछे जाते हैं। इसमें भी प्री हिस्ट्री जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइप से पूछे जाते हैं, फीचर से पूछे जाते हैं। अभी देखिएगा कॉन्सेप्ट अगले 15 मिनट में बनेगा, तो कैसे आप बनाएंगे क्वेश्चन। सबसे पहले ये चीज तो क्लियर हो गया कि पहले पत्थर के उपकरण बने। मनुष्य के कॉन्टेक्ट में मनुष्य कर रहा है, भारतीय मनुष्य नहीं कर रहा है। दुनिया में भी सबसे पहले जो धातु आया वो तांबा आया। तो मनुष्य के कॉन्टेक्ट में आने वाली पहली धातु कौन थी? तांबा। इसको चैल्कोलिथिक या हिंदी में ताम्रपाषाणिक इसलिए बोले हैं क्योंकि इस पीरियड के लोग जो थे और इस संस्कृति के लोग जो थे वो दो तरह के उपकरण बनाए, पहला तांबा का और दूसरा किसका? पत्थर का। इसलिए इसका नाम ही क्या दे दीजिए। तो अब दो रिलेटेड सवाल, पहला अब इसका पीरियड लिखिए बगल में, इसका पीरियड 3500 BC टू 600 BC। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि ये पीरियड तो प्री हिस्ट्री का भी तो आ रहा है ना, तो ओवरलैपिंग जैसे न्यूलिथिक 4000 से 1000 आ रहा है ना, आप फिर बुद्ध युग में भी जाइएगा, वैदिक में भी जाइएगा तो 1500 से BC से 600 आ रहा है ना, तो इसको फिर चैल्कोलिथिक में क्यों रखे? ये सवाल उठना चाहिए ना कि पीरियड में ओवरलैपिंग तो हो रहा है ना। तो इसका जवाब, भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार की संस्कृति थी। इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया डिफरेंट कल्चर। एक तरफ के लोग अभी स्टोन एज में ही जी रहे थे, समझ गए, जो कि तांबा का प्रयोग नहीं कर रहे थे, और दूसरे तरफ के लोग तांबा यूज करने लगे और पत्थर यूज करने लगे। तो जो तांबा और पत्थर यूज करने लगे वो संस्कृति क्या कहला गई? आज जो केवल पत्थर यूज करें क्या कहलाएगी? तो इसलिए ओवरलैपिंग हो रहा है। इसलिए तो पूछता है कि ये कौन संस्कृति है? ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहां पाई जाती थी? क्या ये मध्य प्रदेश में पाई गई है? क्या यूपी में थी ये संस्कृति? यूपी में? क्या बिहार में थी ताम्रपाषाणिक? झारखंड में? झारखंड का भी इसमें पढ़ना है। झारखंड में हड़प्पा काल था, हड़प्पा आ गया था झारखंड में, तो क्योंकि हड़प्पा का विस्तार में तो बिहार झारखंड था ही नहीं। तो यही चीज, तो इसलिए भारत तो यहाँ पूछता कि आदमी नहीं था, यहाँ था ना आदमी, तो वो कौन कल्चर को फॉलो कर रहा था? तो इसलिए तो आपको बोले कि अलग अलग जगह अलग है। तो अब जरा देखिए, ताम्रपाषाणिक संस्कृति का पीरियड मिल गया ना, इसका 3 ही क्षेत्र था, इनका 3 क्षेत्र लिखिए पहले। आप देखिए डायग्राम से ही हो जाएगा, और कितने पूछ देता है। बनास की संस्कृति जैसे पूछता है एग्जाम में, ये प्री हिस्ट्री थी कि प्रोटो हिस्ट्री का साइड था कि ये चैल्कोलिथिक का था? आप दोनों भी बनास है कहां? अभी देखिए 3 ही जगह से मिला। पहले तीनों राज्य का, वर्तमान राज्य का नाम लिखिए। पहला नाम लिखिए राजस्थान, एग्जैक्ट राजस्थान में ब्रैकेट में दीजिएगा दक्षिण पूर्वी राजस्थान, साउथ ईस्ट राजस्थान में, एग्जैक्ट साउथ ईस्ट। उसके बगल में लिखिए मध्य प्रदेश, दूसरा स्टेट है मध्य प्रदेश, जहां से ये मिला राजस्थान, मध्य प्रदेश, और तीसरा जगह लिखिए महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। ये 3, इसमें है झारखंड, इसमें यूपी है। ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कहां मिली है? राज्य में हो गया। अब इनके तो कोई जगह होंगे जहां से मिला होगा ना, तो इसके नीचे में लिखे राजस्थान के नीचे में प्रमुख स्थल, इंपॉर्टेंट प्लेसेस जहां से ये मिले, महत्वपूर्ण स्थल। पहला लिखे आहार, आहार जगह का नाम है, आहार भोजन नहीं लिख दीजिएगा, आहार जगह का नाम है, आहार की संस्कृति। उसके नीचे लिखिए गिलुंड, ये भी जगह का नाम है, गिलुंड, आहार गिलुंड। और तीसरा बनास, सबसे ज्यादा एग्जाम यही पूछता है, बनास। इन तीनों को घेरिए। सबसे प्रभावी बनास था, इसलिए इस पूरे राजस्थान के कल्चर को कहा जाता है बनास की संस्कृति। अच्छा 3 जगह है, आहार गिलुंड और बनास। अब आइए, अब एग्जाम का क्वेश्चन 2 तरह का। बनास की संस्कृति कैसी थी? पाषाण संस्कृति थी कि ताम्रपाषाण? अभिमेट का सोहन। और दूसरा क्वेश्चन, बनास की संस्कृति कहां पाई गई है? क्लियर हो गया ना? इसलिए अपने क्वेश्चन बैंक देखिए ना, सबसे पहला चीज क्वेश्चन बैंक देखिए। जो आप पढ़ रहे हैं कितना पेज इंडिलेक्ट पढ़ाई की जाते हैं,
जो ढंग से नहीं पढ़ाएंगे वो कभी आपको सिलेबस देखने नहीं बोलेंगे, क्वेश्चन देखने तो और नहीं बोलेंगे, क्योंकि तब पोल खुलना शुरू हो जाएगा ना कि क्वेश्चन तो ये पूछा। आप जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम पर्पस से आप पढ़ रहे हैं ना, तो जब आपका एग्जाम में बनेगा ही क्वालिफाइंग लाइक, तो ऐसा पढ़ाई से क्या मतलब? तब ये सिलेक्शन भी होगा कौन किताब हमारे लिए कौन बेहतर है वो सिलेक्शन होगा। बनास की संस्कृति कहां पाई? राजस्थान। बनास की संस्कृति कैसी संस्कृति है? आप इधर आइए, मध्य प्रदेश में मालवा पहला साइट, काइथा और एरन। मालवा, काइथा ये जगह के नाम है, और एरन, मालवा, काइथा और एरन। इसमें डोमिनेंट सबसे ज्यादा था मालवा, इसलिए इसको कहते थे मालवा की संस्कृति। तो मालवा की संस्कृति कहां पाई गई है और कैसी संस्कृति है? ताम्रपाषाणिक। आप देखिए ताम्रपाषाणिक संस्कृति है ये। तीसरा ये कहां है? महाराष्ट्र। यहां ज्यादा साइट मिले, उनके नाम लिखिए। पहला नाम लिखिए नेवासा, फिर लिखिए दाइमाबाद, नेवासा के बाद दाइमाबाद, नासिक, प्रभास, चंदौली, और सबसे लास्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण है जोरवे। सबसे लंबा रहा जोरवे, तीनों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, इसलिए सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछता है। जोरवे संस्कृति कहां पाई जाती है? सबसे लंबा कौन रहा? उसका जोर ज्यादा रहा, इसलिए क्या कहला है? जोरवे जगह का नाम है। जोरवे संस्कृति कैसी संस्कृति है? ताम्रपाषाणिक संस्कृति। अपनास कहां पाया गया? और आहार, तो आहार, गिलुंड, बनास, फेमस हुआ बनास, मालवा, इधर जोरवे, सबसे ज्यादा जोरवे पूछा जाता है। तो ये तीन क्षेत्रों के, तो ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कहां पाई गई? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और यहीं पर ये डोमिनेंट थी। अब आइए चार्ट से बाहर जाइए, ताम्रपाषाणी की विशेषता लिखिए, फीचर्स ऑफ चैल्कोलिथिक कल्चर। ताम्रपाषाणी संस्कृति की विशेषताएं। पहली विशेषता, इस संस्कृति के लोग तांबा और पत्थर के उपकरण प्रयोग करते थे। द पीपुल ऑफ दिस कल्चर यूज्ड कॉपर एंड स्टोन टूल्स। तांबा और पत्थर के उपकरण यूज करते थे। ज्यादा क्या? तांबा की पत्थर, भले तांबा यूज किए लेकिन मोस्टली स्टिल स्टोन। ज्यादातर पत्थर, मोस्टली स्टोन, अधिकतर पत्थर। तो ताम्रपाषाण क्यों कहेंगे? तांबा भी यूज करते थे। नंबर 2 पॉइंट लिखिए, नंबर 2 पॉइंट। इनकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः, देयर इकोनॉमी वाज मेनली बेस्ड ऑन, इनकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः, देयर इकोनॉमी वाज मेनली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग, कृषि और पशुपालन। बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग। किस पर आधारित था? कृषि और पशुपालन पर। समझ गए? इनकी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? कृषि और पशुपालन। नेक्स्ट पॉइंट, दे वर्शिप्ड मदर गॉडेस, वो मातृ देवी की पूजा करते थे। अब देखिए इनका एक इंपॉर्टेंट, जब आप हड़प्पा पर आप जाइएगा तो क्वेश्चन ये आएगा आपके सामने कि हड़प्पा लोग कौन लोग थे? ये देसी थे कि विदेशी? विदेशी इतिहासकार बहुत सारे मैक्सिमम कहते हैं कि ये मेसोपोटामिया के लोग थे, दोनों में समानता दिखाते हैं। भारतीय इतिहासकार कहते हैं विदेशी नहीं है, इनका मूल को खोजो इस ताम्रपाषाणिक और कीर्तक संस्कृति में। इन कीर्तक और ताम्रपाषाणिक संस्कृति के बहुत सारे लक्षण हड़प्पा में थे, जैसे मातृ देवी की पूजा करना, किला बनवाना, खेती करना। इसलिए कीर्तक और ताम्रपाषाणिक संस्कृति के लोग ही विकसित होकर कौन संस्कृति का निर्माण किए? हड़प्पा संस्कृति। तो वही एग्रीकल्चर और चैल्कोलिथिक कल्चर। तो चैल्कोलिथिक समझ गए? चैल्कोलिथिक मतलब मनुष्य के कॉन्टेक्ट में आने वाली पहली धातु और इसको यूज करने वाली संस्कृति। कॉपर के बाद कौन धातु आया? तो ब्रॉन्ज का मतलब कौन काल? जो सिलेबस लिखे उसमें ब्रॉन्ज का मतलब फोटो नहीं है, हड़प्पा काल। हाँ, हड़प्पा प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत है। अभी हल्का सा संकेत करेंगे क्योंकि हम लोग ओवरलैप करके हड़प्पा पर बाद में आएंगे। सीक्वेंस में समझने के लिए जरूरत है कि तांबा के बाद कांसा आया, कांसा के बाद सोना चांदी आया, और सबसे लास्ट में जो प्रमुख धातु है कौन आया? लोहा। तो जो लोहा का उपयोग करेगा वो संस्कृति कल आएगी आयरन कल्चर। ठीक है, अभी एग्जाम का क्वेश्चन देखिए। एक महापाषाण संस्कृति है मेगालिथिक कल्चर। मेगालिथिक कल्चर किसके अंतर्गत है? तांबा के अंतर्गत है कि कांसा के अंतर्गत है कि लोहा के अंतर्गत है? उनको महापाषाण क्यों कहते हैं? पहले तो नीचे में लिखिए ब्रॉन्जेस, पहले लिखिए ब्रॉन्जेस, कांस्य युग, ब्रॉन्जेस, पहले चैल्कोलिथिक में, ताकि सीक्वेंस आपका गड़बड़ाए नहीं। ब्रॉन्जेस, कांस्य युग डैश। इसका संबंध हड़प्पा काल से है। इट इज रिलेटेड टू हड़प्पा पीरियड। अब इसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे, हड़प्पा का डिटेल करेंगे। तो अब सीक्वेंस में आगे बढ़िए। अब क्या होगा?
अब कांसा आ गया और इसी काल में सोना चांदी भी आ गया। तो अब इसके बाद सीक्वेंस में अगला यूज कौन आएगा? आयरन एज। अब मेगालिथिक क्या है तो देखिए, आपको 3-4 क्वेश्चन मेगालिथिक से पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मेगालिथिक यानी इसका हिंदी नाम है महापाषाण, इसको महापाषाण क्यों कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि महापाषाण संस्कृति भारत के मुख्यतः किस हिस्से में पाई जाती है, पाई गई थी? नॉर्थ में कि साउथ में कि ईस्ट में कि वेस्ट में? तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि महापाषाण संस्कृति के लोग लोहा का प्रयोग करते थे कि तांबा का कि कांसा का? ये तीनों क्वेश्चन का जवाब एक साथ और कॉन्सेप्ट। इसको महापाषाण इसलिए कहते हैं, ये लोग क्या करते थे, अपने लोग के मरने के बाद पत्थर का बड़ा बड़ा टुकड़ा खड़ा कर देते थे उसके बगल में, कब्र के बगल में। इतिहासकार को तो नाम ढूंढने का प्रॉब्लम रहता है, तो पत्थर का बड़ा बड़ा टुकड़ा खड़ा कर दिए थे, इनको क्या कर दिए? महापाषाण। ऐसी संस्कृति के लोग जो पत्थर का बड़ा बड़ा टुकड़ा खड़ा किए, तो क्या कहलाए? महापाषाण। तो नाम का मतलब तो ये हो गया। ये लोग क्या थे? ये मुख्यतः कहां पाई गई? साउथ इंडिया में। कहानी क्या है तो देखिए, साउथ इंडिया में स्टोन एज था, पाषाण काल यानी पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। इसके बाद कोई चैल्कोलिथिक नहीं आया, डायरेक्ट वो लोग किस काल में चले गए? लौह युग में। इसलिए महापाषाण संस्कृति के लोग किस धातु का प्रयोग करते थे? तो कौन हो गया? आयरन। आयरन। और ये मुख्यतः किस भारत के किस हिस्से से संबंधित है? साउथ इंडिया। इसलिए ये कहला है महापाषाण संस्कृति। कल के क्लास में